ये कहानी है राजस्थान की, जहां नंदिनी की शादी कुंवर वीर प्रताप के साथ हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। नंदिनी एक गरीब घर से थी और उसे घर गृहस्थी संभालना खूब अच्छे से आता था। परिवार में उसकी सास कल्याणी देवी और छोटा देवर देव रहा करता था। देव महज 8 साल का था तब नंदिनी शादी करके आई थी और देव को नंदिनी से बहुत लगाव था। वो अपनी भाभी को भाभी नहीं बल्कि नाम से बुलाया करता था। ऐसे ही एक सुबह देव नंदिनी को आवाज देता है। अरे नंदिनी, कहाँ मर गई तू? मैंने तुझे कब से नहीं देखा। जल्दी आना नंदिनी, और मुझे भूख भी लगी है, खाऊंगा तो तेरे हाथ से ही। तभी वहाँ नंदिनी आती है और कहती है, अरे बाबा आ गई, बस आपके लिए मैगी बना रही थी। सुबह से काम में लगी हुई थी, इसीलिए आपने मुझे नहीं देखा होगा। और चलो मैं आपको भी खिला देती हूँ, आप उसके बाद ना मुझे बहुत सारा काम करना है। अरे नंदिनी, तुम कितना सारा काम करती हो। कभी खाना बनाती हो, कभी बर्तन धोती हो, कभी झाड़ू लगाती हो, कभी पोछा लगाती हो। आराम कब करोगी तुम? अरे मैं आपको खाना खिला दूँ, उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो मेरी। कैसे चिंता ना करूं मैं? तुझे पता तो है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आराम कर लूंगी। अभी ये मैगी तो खा लो, ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तभी वहाँ पर नंदिनी की सास कल्याणी आती है और कल्याणी कहती है, अरे बेटा, ये तेरी भाभी है, कम से कम इसे भाभी कहकर बुलाया कर। नाम लेता है तू अभी से इसका, और आसपास के लोग कहते हैं कि हमने तुझे कोई संस्कार ही नहीं सिखाया। अरे ये भाभी है और भाभी का नाम नहीं लेते। जो उम्र में हमसे बड़ा होता है ना बेटा, उनका नाम नहीं लेते, इसीलिए इसको भाभी माँ या फिर भाभी कहकर बुलाया कर। ये मेरी भाभी नहीं है, ये तो मेरी बिंदनी है, बिंदनी। नंदिनी मेरा बहुत ख्याल रखती है और मुझे नंदिनी बहुत अच्छी लगती है। जब नंदिनी घर पर नहीं होती है या फिर मैं स्कूल चला जाता हूँ, तब मुझे नंदिनी की बहुत याद आती है। मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब नंदिनी से शादी करूंगा। ख्याल तो आप भी मेरा बहुत रखते हो देवर जी, और वैसे भी मेरी तो शादी हो चुकी है। जब तक आप मुझसे शादी के लिए तैयार होगे तब तक तो मैं आपसे काफी ज्यादा बड़ी हो जाऊंगी। मुझे तो बस मेरी नंदिनी ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए मुझे। सच में बड़ा ही नादान बच्चा है तू। खैर, बच्चों को कोई कितना ही समझा सकता है तो बच्चा, बोलेगा तो बच्चा बुद्धि वाली बात ही ना। छोड़ ये सब। नंदिनी मेरे साथ ऊपर चल, अचार सूखने के लिए रखे थे, उनको डब्बे में भर के रखना है। अच्छा जी ठीक है, मैं आती हूँ अभी। नंदिनी का पति वीर प्रताप परिवार से बहुत ही ज्यादा लड़ाकू किस्म का व्यक्ति था। वो आए दिन किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा किया ही करता था। ऐसे ही एक दिन वीर प्रताप लड़ाई झगड़ा करके रात को घर आता है। उसके शरीर पर बहुत सारी चोटें लगी हुई थी और वो चोट देखकर नंदिनी उससे कहती है, ये सब क्या है? शरीर पर इतनी सारी चोट के निशान और इतना सारा खून निकल रहा है। आपसे कितनी बार कहा है मैंने, लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दो। इन सब में क्या रखा है? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मेरा नाम वीर प्रताप ठाकुर है ना, किसी के आगे नहीं झुकता। जो मुझसे बहस करेगा उसको मैं ऐसी तरह से मारूंगा, और चाहे बदले में मेरी जान ही क्यों न चली जाए। कम से कम अपने बारे में नहीं तो माँ जी और अपने छोटे भाई और मेरे बारे में तो सोच लिया करो। इन सारी चीजों में कुछ भी नहीं रखा। जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखो, क्योंकि आपको कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? घर के बड़े तो आप हो। देख, तुझे मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मेरा दिमाग बहुत खराब है, मुझे सोने दे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नंदिनी के मन में अब वीर प्रताप के लिए डर सा समा जाता है। वीर प्रताप ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहा करता था। जब वीर प्रताप घर आता था तब भी नंदिनी को सुकून मिलता था। ऐसे ही एक रात वीर प्रताप घर नहीं आता। ये देखकर नंदिनी को बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होती है और वो इस बारे में अपनी सास को बताती है। माँ जी, वो अभी तक घर वापस नहीं आया। रात के करीबन 3 बज गए, वरना नॉर्मली तो वो घर पर आ जाते थे। मुझे तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। बहू, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, आ जाएगा वो। दोनों सास बहू एक दूसरे को दिलासा देती हैं। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं, लेकिन अभी तक वीर प्रताप का कोई पता नहीं था। इसी तरह से नंदिनी पुलिस में जाकर प्रताप की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाती है। पुलिस अपनी छानबीन करना शुरू कर देती है और कुछ दिन बाद पता चलता है कि प्रताप का मर्डर हो गया है। ये खबर सुनकर दोनों सास बहू के सर पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है।
यूं ही 6 महीने गुजर जाते हैं। अब नंदिनी के माँ बाप अब नंदिनी की दूसरी शादी करवाने के लिए उसकी सास से बात करते हैं। बहन जी, आपको तो पता ही है कि हमारी नंदिनी अभी 25 से 26 साल की ही है और इस उम्र में वो विधवा हो गई है। अभी तो उसके पास पूरी जिंदगी पड़ी है। अकेले की जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है और आप तो जानती ही हैं, तो लोग उसे बहुत अजीबो गरीब नजरों से देखने लगते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी नंदिनी को इन सारे दौर से गुजरना पड़े। मैं चाहती हूँ कि नंदिनी की शादी करवा देते हैं हम लोग, फिर वो अपने ससुराल चली जाएगी और वहाँ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। बात तो ठीक है बहन जी, चलिए इस बारे में नंदिनी से बात करते हैं, देखते हैं कि वो कैसा फैसला लेती है। नंदिनी की सास उससे दूसरी शादी करने के बारे में बात करती है। कहीं ना कहीं नंदिनी भी दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाती है। अब सभी लोग मिलकर नंदिनी के लिए एक नया रिश्ता तलाश करना शुरू कर देते हैं। जो भी बात देव को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और गुमसुम हो जाता है। उसकी हालत देखकर नंदिनी उससे कहती है, क्या हो गया देव, तुम बहुत ज्यादा उदास लग रहे हो, सब ठीक तो है? अब तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। अब ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ अधूरी हो गई है। तुम्हें तो पता है ना नंदिनी, अगर तुम ना रहो तो मैं खाना ही नहीं खाता हूँ, तुम ना रहो तो मुझे नींद भी नहीं आती, और तुम ना रहो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं रह पाऊंगा नंदिनी तुम्हारे बिना। तो मैं भी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना, लेकिन क्या करूं, ये समाज एक विधवा औरत को जीने नहीं देना चाहती। मुझे दूसरी शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। तुम मुझसे कर लो ना शादी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं पैसे कमाने लगूंगा, तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। फिलहाल जब तक मैं छोटा हूँ तब तक तुम मेरा ख्याल रखो। अच्छा ठीक है बाबा, मैं कर लूंगी तुमसे शादी। फिलहाल के लिए खाना खाओ और सो जाओ। नंदिनी की सास उसकी सारी बातें सुन रही थी और एक दिन नंदिनी की सास उससे कहती है, बेटा नंदिनी, मैं जानती हूँ कि अब जो मैं बोलने वाली हूँ शायद वो सुनकर तुझे अच्छा ना लगे। सच बताऊं बेटा, तो तू भी मेरे घर की सदस्य है और तेरे बिना ना मेरा भी मन नहीं लगेगा। तू मेरे बेटे से शादी कर लेना। मैं जानती हूँ कि तेरा देवर अभी छोटा है, लेकिन तुझे भी पता है कि देव को तेरी आदत हो चुकी है। वो तेरे बिना नहीं रह पाएगा। वो तुझसे बहुत प्यार करता है और मैं जानती हूँ कि ये सारी चीज स्वीकार करने में तुझे थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मेरी बात तू मान ले और देव से शादी कर ले। नंदिनी घर की परिस्थितियों को देखते हुए शादी करने के लिए हाँ कर देती है और उसका खूब ख्याल रखती है। आसपास के सभी लोग उसका बहुत मजाक बनाते हैं। ये सब कहते हैं कि दुल्हन बड़ी और दूल्हा बच्चा, लेकिन नंदिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने घर गृहस्थी में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ती है। सूरजपुर में एक बड़ा ही मशहूर बाबा था जिसका नाम कामदेव था। बाबा एक छोटा सा भवन बनाकर उसमें दिन भर रहते थे। वो तंत्र मंत्र जादू टोना किया करता था और शाम होते ही अपने घर चले जाया करता था। बाबा की 3 विधवा बहुएं थी। बड़ी बहू सुनीता, छोटी बहू कोमल और सबसे छोटी बहू अनीता। बेटे की मौत के बाद कामदेव घर खर्चे चलाने के लिए ढोंग का रास्ता अपना लिया था। ऐसे ही रात को कामदेव बहुत सारे पैसे लेकर घर आता है और अपनी बड़ी बहू से कहता है, सुनीता बहू कहाँ है तू? ये देख, आज बहुत अच्छी कमाई हुई है। मेरे लिए एक गिलास पानी लेते आना। आज मेरा मन बहुत खुश है। आज बहुत अच्छे अच्छे ग्राहक आए थे मेरे पास। मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि मेरे पास रोज आज के मुकाबले जितने ग्राहक आए थे उसके 2 गुने ग्राहक आए। तभी वहाँ तीनों बहुएं आ जाती है। बाबा की तीनों बहुएं बहुत भोली और सीधी सादी थी। वो चाहती थी कि घर में मेहनत के पैसे आए, ना कि ऐसे ढोंग करके। तभी बड़ी बहू सुनीता बाबा से कहती है, पिताजी, आपको मैंने कितनी बार मना किया है कि ऐसे लोगों को ठग कर अपनी जरूरतों को पूरा करना कहाँ तक ठीक है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप ये काम बंद कर दो। ईमानदारी और मेहनत से कमा कर खाना ही इंसानियत होती है, और ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाकर आखिर कब तक हम इस दुनिया में रह पाएंगे। मैंने तुम तीनों को कितनी बार कहा है कि तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, घर संभालना और खाना बनाना। घर में जो भी थोड़ा बहुत सामान खत्म हो गया है उन सब की देखरेख करना, उन्हें समय से ले आना। बाकी मैं किस तरह से कमाता हूँ और कैसे पैसे लेकर घर में आता हूँ, तुम तीनों में से किसी को भी इससे कोई मतलब नहीं है। पिताजी, हम जानते हैं कि
आपके सिर पर हम तीनों बहुओं की जिम्मेदारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत रास्ते को अपनाएंगे और इस तरह से मासूम और गरीब लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे कमाएं। आखिर वो गरीब लोग भी तो कहीं ना कहीं से पैसे कमा कर ही लाते होंगे और मेहनत की कमाई होती है उनकी भी। इस तरह से आप हराम की कमाई आखिर कब तक कमा लेंगे पिताजी? जबान संभाल कर बात करो कोमल बहू। मैं किसी को अपने पास नहीं बुलाता। उन लोगों की जरूरत होती है तभी वो लोग मेरे पास आते हैं, और अगर किसी को मेरी तंत्र विद्या शक्ति से कुछ फायदा हो रहा है तो इसमें बुरा क्या है? पिताजी, तंत्र विद्या शक्ति से ना कुछ भी नहीं होता। आपका ढोंग पूरे गांव में फैला हुआ है और लोगों की आंखों के ऊपर आपके ढोंग पने की पट्टी बंधी हुई है। अब चाहे लोग बेवकूफ हो या फिर मैं ढोंगी हूँ, ये मुझ पर छोड़ दो कि मुझे कैसे और क्या करना है। तुम तीनों में से किसी को भी इस मामले में घुसने की जरूरत नहीं है। बाबा चाहता था कि उसकी बहुएं कहीं बाहर ना जाए, घर में रहकर उसके घर को संभाले। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन सुनीता की सहेली मोनिका उसे फोन करती है और उससे कहती है, यार सुनीता, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई है और जहाँ भी वो इंटरव्यू देने जाते हैं ना, उनका इंटरव्यू क्लियर ही नहीं होता। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना मेरे घर में जादू टोना कर दिया है। मैं तुझसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तू अपने ससुर को बोल ना एक बार मेरे घर के लिए कोई तंत्र विद्या या शक्ति से जादू टोना कर दे, ताकि मेरे घर में ना सब कुछ अच्छे से चलने लग जाए, मेरे पति की भी जॉब लग जाए। और बाकी इस बारे में अगर तेरे ससुर जी जितना भी पैसा मांगेंगे ना, उतने पैसे मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं उनको दे दूंगी। यार मोनिका, मैं तो फिर भी एक छोटे से गांव में रहती हूँ और तू शहर में रहती है, फिर भी तू इन सारी चीजों में विश्वास करती है। अरे अगर तंत्र विद्या शक्ति से अगर किसी की जॉब लग जाती ना, तो लोगों को पढ़ाई लिखाई करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सिर्फ ये जादू टोना और ये तंत्र विद्या शक्ति से ही एग्जाम क्लियर हो जाते और लोग आज ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे होते। तू कहना क्या चाहती है सुनीता? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे ससुर जी एक नंबर के ढोंगी हैं। वो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे निकलवाते हैं। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ कि मेरे ससुर जी के चक्कर में तो बिल्कुल भी मत पड़ना। सुनीता और मोनिका की सारी बातें कामदेव बाबा सुन लेते हैं और उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सुनीता को सुनाते हुए उससे कहता है, अच्छा, तो अब तुम लोगों को मेरे खिलाफ भड़काने लग गई हो। अरे मुझे ऐसी ग्राहक की जरूरत होती है। अरे जब किसी को जरूरत होती है ना, तो वो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाता है, और तू मेरे ग्राहक को मेरे खिलाफ भड़का रही है। पिताजी, मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, वरना मैं सबको आपकी सारी सच्चाई बता दूंगी। अच्छा, तो अब तू मुझे धमकी देगी? ठीक है, मैं ये बाबा बनने वाला काम अब बंद कर रहा हूँ। मुझे कोई काम नहीं करना। अब तुम तीनों बहुएं खुद पैसे कमा कर लाओ। कहाँ से क्या करोगी उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, घर में रहूंगा अब मैं। तुम तीनों जाओ और कहीं से भी पैसे लेकर आओ। ठीक है, हम तीनों आपको ये साबित करके ही रहेंगे कि गलत रास्ता चुनकर ही पैसे नहीं कमाए जाते, बल्कि ईमानदारी और मेहनत से भी पैसे कमाए जाते हैं। इतना बोलकर सुनीता अपने कमरे में चली जाती है और अब ढोंगी बाबा अपने भवन पर जाना बंद कर देता है। ऐसे ही सुनीता अपनी दोनों देवरानियों के साथ मिलकर काम ढूंढने की तैयारियों में लग जाती है। तीनों यहाँ वहाँ काम ढूंढते हैं, लेकिन उन तीनों को कहीं भी काम नहीं मिलता। बेचारी तीनों हताश और परेशान होकर घर वापस आते हैं, जिस पर सुनीता के ससुर जी उनका मजाक बनाते हुए उससे कहते हैं, क्या हुआ, काम नहीं मिला क्या? अरे तुम तीनों बहुत भोली हो। तुम्हें अभी नहीं पता कि समाज में ईमानदारी और मेहनत से पैसे कमाने में अगर लग जाए तो जिंदगी गुजर जाती है पैसे कमाने में। इसलिए दूसरा रास्ता अपनाओ, लोगों को बेवकूफ बनाओ और पैसे कमाओ। हमने अभी तक हार नहीं मानी, और जिस दिन हम तीनों ने हार मान ली ना, उस दिन हम तीनों आपके साथ आपके इस काम में साथ देंगे आपका। ऐसे ही तीनों फिर से मिलकर अगली सुबह काम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उन्हें कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। तभी कोमल को बहुत जोर से भूख लगती है और वो सुनीता से कहती है, दीदी मुझे तो बहुत भूख लग रही है और घर भी काफी दूर है, आपके पास कुछ पैसे हैं क्या? तुम दोनों चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं और ये पास के ढाबे से मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ। सुनीता, कोमल, अनीता तीनों मिलकर पास के ढाबे पर जाते हैं खाना खाने के लिए। जैसे ही कोमल खाना खाती है, वो सुनीता से कहती है, अरे दीदी, ये ढाबे वाले का खाना कितना बेस्वाद है, इससे ज्यादा स्वादिष्ट तो आप ही बना लेते हो।
मेरा तो दिल कर रहा है इस ढाबे वाले को बोलो कि भाई तू ये काम अब बंद कर दे, मेरी दीदी रख ले काम पर। वैसे आइडिया बुरा नहीं है कोमल, क्यों ना हम तीनों मिलकर अपना काम शुरू करें। वैसे भी सब कहते हैं कि मैं खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनाती हूँ, क्यों ना हम तीनों मिलकर यही काम करते हैं। इस तरह से तीनों मिलकर अगले दिन अपने लिए ढाबा खोलने का एक बढ़िया सी जगह देख कर आती हैं और वहाँ पर तीनों देवरानी जेठानी मिलकर ढाबा खोलती हैं, जहाँ पर आपस में मिलजुल कर वो खाना बनाती हैं और बहुत ही कम दाम में खाना बेचना शुरू करती हैं। धीरे धीरे उनका काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। अब उनकी बहुत ज्यादा अच्छी आमदनी होती है, तो वो सारे पैसे अपने ससुर जी को देती है और कहती है, पिताजी जितने पैसे आप कमा कर लाए थे उतने ही पैसे मैं भी कमा कर लाई हूँ, लेकिन आपके काम में और मेरे काम में जमीन आसमान का फर्क है। आप लोगों को ठग कर पैसे कमाते थे और मैं यहाँ मेहनत करके पैसे कमा कर लाई हूँ। और कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की और कोशिश करने वालों की कभी हार ही नहीं होती। परेशान हुई थी, हताश हुई थी मैं, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। बाबू को खुद पर बहुत शर्मिंदगी होती है और अब वो तीनों बहुओं से माफी मांगता है और जिसके बाद अब बाबा भी मिलकर अपनी तीनों बहुओं के साथ ढाबे पर काम करना शुरू कर देता है और इस तरह से वो सभी आपस में मिलजुल कर काम करते हैं और हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। चूचू चिड़िया की कहानी। सुंदरबन जंगल में बबली कबूतरी अपने 2 जुड़वा बेटों के साथ रहा करती थी। बबली कबूतरी के सबसे बड़े बेटे का नाम कालू कौवा था और छोटे बेटे का नाम बंटी कबूतर। दोनों जुड़वा भाई एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। ऐसे ही एक दिन बबली कबूतरी अपने बड़े बेटे कालू कौवे की शादी चिंकी नाम की चिड़िया से करवा देती है और बड़े ही प्यार से उसको अपने घर की बहू बना लेती है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के अगले ही दिन कालू कौवा बिना किसी को बताए एक लेटर लिखकर हमेशा के लिए अपनी पत्नी और घर को छोड़कर चला जाता है। समय बीतता है लेकिन कालू कौवा घर वापस लौट कर नहीं आता। ये देखकर जंगल के सभी पक्षी बबली कबूतरी